हाँ जी। तो आप लोगों ने कल क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, तो रिवीजन करवा दूं मैं एक बार। फिर जो हमारे बचे हुए क्रांतिकारी और हैं उनके बारे में हम और पढ़ेंगे। हम क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उपजा हुआ मजदूर दल, 1917 की रूसी क्रांति, भारत में बने हुए नए साम्यवादी दल क्रांति की बातें कर रहे थे। इतने में असहयोग आंदोलन की अचानक वापसी ने युवाओं को निराश कर दिया तथा युवा एक बार फिर गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को छोड़कर हिंसा के रास्ते की तरफ चले गए थे। 1924 में उन लोगों ने कानपुर के अंदर एक संगठन बनाया जिसे हम हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं, जो कि सचिंद्र नाथ सन्याल के नेतृत्व में बनाया गया था। चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी आदि उनके अन्य सहयोगी थे। युवाओं ने योजना बनाई कि हमें धन की आवश्यकता है, तो क्यों ना सरकार का खजाना लूट लिया जाए। और 9 अगस्त 1925 को उन्होंने लखनऊ के पास काकुरी नाम के स्टेशन पर 8 डाउन ट्रेन, जो कि सरकारी खजाना लेकर जा रही थी, उसको लूट लिया। इस मुकदमे में 4 क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी। जो अशफाकुल्ला खान थे, उन्होंने अपने जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के घर पर फरारी काटी थी। अलग सी बात थी, राजस्थान जीके की बात थी, इसलिए मैंने आपको बता दी थी। पुनः जब थोड़ी बातें ठंडी पड़ी तो उसके बाद में 1928 में 9-10 सितंबर को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में वापस एक बैठक की गई और चंद्रशेखर आजाद ने इस बार कुछ नए साथियों को रिक्रूट करते हुए, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आदि का साथ लेते हुए एक नए संगठन की स्थापना की। चूंकि संगठन पुराना था उनका HRA, पर इस बार उसमें एक शब्द नया जोड़ दिया गया, HSRA कर दिया गया उसे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। ये इसमें जो समाजवादी शब्द है ये जुड़वाने वाले भगत सिंह थे, क्योंकि उनका समाजवाद में अधिक विश्वास था। युवाओं का लक्ष्य था कि हमें समाज में जागरूकता लेकर आनी है, किसानों, मजदूरों, युवाओं को क्रांति से जोड़ना है, लोगों को अंग्रेजी साम्राज्यवाद के क्या क्या दुष्प्रभाव है उनके बारे में बताना है। और इतने में एक घटना हुई कि 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए, 30 अक्टूबर 1928 को तो साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। तो लाहौर के अंदर लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज कर दिया गया। लाला जी घायल हो गए और अस्पताल में ले जाने के बाद में थोड़े दिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात से युवाओं को बहुत गुस्सा आया और उन युवाओं ने 17 दिसंबर को इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर 1928 को लाला जी की हत्या के जिम्मेदार स्कॉट को मारने का प्रयास किया। स्कॉट तो बच गया था, लेकिन वो सैंडर्स को मार देते। उसके बाद क्रांतिकारी तमाम फरार हो गए। बाद में जब वो केस थोड़ा ठंडा पड़ गया तो क्रांतिकारी वापस इकट्ठे हुए। उन्हीं दिनों सरकार 2 अधिनियम पारित कर रही थी, 2 बिल पारित कर रही थी, सॉरी, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। युवा उसका विरोध करना चाहते थे, इसलिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में पहुंचे और उन्होंने केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर ऐसे बम फेंके जो केवल धमाका करते थे, धुआं करते थे, नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और उन्होंने वहां नारे लगाए कि बहरों को सुनाने के लिए जोर से धमाके करने पड़ते हैं। उन दोनों युवाओं ने अपनी गिरफ्तारी दी, जेल में दिए गए। उनके भाषणों की वजह से वो जब देश में लोकप्रिय हो रहे थे, अंग्रेजी सरकार को जब और कोई उनके खिलाफ हथियार नहीं मिल रहा था, तो सैंडर्स का हत्याकांड एक बार वापस खोल दिया गया। और उस मुकदमे में भगत सिंह तथा उनके अन्य जो साथी थे, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त गिरफ्तार थे, अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया जाने लगा। चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर तमाम साथी गिरफ्तार हो गए। इन पर अब सैंडर्स हत्याकांड का मुकदमा चलाया गया, जिसे दूसरा लाहौर षड्यंत्र मुकदमा भी कहा जाता है। भगत सिंह तथा अन्य उनके साथी जो थे वो राजनीतिक सुविधाओं का, राजनीतिक कैदियों की सुविधाओं को पाने के लिए जेल में भूख हड़ताल करते हैं। 64 दिन की एक लंबी भूख हड़ताल के बाद बंगाल के जतीन दास शहीद हो जाते हैं। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक पुलिस एनकाउंटर में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हो जाती है। 23 मार्च 1931 को राजगुरु सुखदेव तथा भगत सिंह को सैंडर्स हत्याकांड में फांसी लगा दी गई तथा 8 अन्य को आजीवन कारावास सुना दिया गया था। उन भगत सिंह ने 2 संगठन और बनाए थे जिनके नाम थे नौजवान भारत सभा और लाहौर छात्र संघ। एक उन्होंने बुक लिखी थी, व्हाई आई एम एन एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों। कल इतनी घटनाएं हमने पढ़ी थी। ये तमाम घटनाएं जो हम देख रहे थे, ये यूपी और पंजाब वाले इलाके की, इस इलाके की, आपने नॉर्दर्न इंडिया जिसको कहते हैं, आपने उत्तरी भारत जिसको कहा जाता है, इन इलाकों की घटनाएं थी। हालांकि कुछ बंगाली भी शामिल थे, लेकिन बंगालियों ने इन्हीं दौरान एक और बड़ी घटना की थी। अब वो हिस्सा अपना बांग्लादेश के अंदर चला गया। बंगाल के अंदर एक जगह हुआ करती थी चटगांव। अंग्रेजों का
वहां पर सैनिक मुख्यालय भी था, पुलिस मुख्यालय भी था, एक रेलवे इंस्टीट्यूट भी था। तो अंग्रेजों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण वो जगह थी। उस चटगांव नाम के गांव में एक माट साहब हुआ करते थे जिनका नाम था सूर्यसेन। मैं बताता हूं, देखो उनके बारे में आपको। तो कल वाला ही चल रहा है अभी। डायरेक्ट इंडियन रिपब्लिकन आर्मी निकालो, देखे वो पीडीएफ निकालो, कहां है और आगे होगी। हाँ, ये सूर्यसेन नाम करके एक माट साहब हुआ करते थे। वहां स्कूल में पढ़ाया करते थे। कभी गांधी जी के सहयोगी रहे थे, जेल काट चुके थे 2 साल की। अब उनको लगता था यार गांधी जी वाले तरीके सही नहीं है, अपने को तरीके दूसरे अपनाने पड़ेंगे। जो चटगांव का राष्ट्रीय विद्यालय नेशनल स्कूल जो है सहयोग आंदोलन के दौरान खोले गए थे, उसके हेडमास्टर साहब थे। उन्होंने कुछ अपने स्कूल के बच्चे, वास्तव में बच्चे 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चे, उनमें से कुछ होनहार विद्यार्थी छांटे जिनकी आंखों में मां भारती के लिए करने का कुछ चल रहा था, उन लोगों को एक तरफ किया, कुछ गांव के युवाओं को एक तरफ किया, हथियारों की ट्रेनिंग देनी शुरू की। कहा अपने को चटगांव पे कब्जा करना है, यहां से तो कम से कम अंग्रेजों का राज खत्म करना है। सब जगह लोग ऐसे प्रयास करेंगे तो पूरा भारत आजाद हो जाएगा। उन बच्चों को, उन युवाओं को ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद कहा कि अब अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए तो बड़ी संख्या में हथियार चाहिए, बाकी हथियार कहां से लाए जाए। कहा जो पुलिस का मुख्यालय है वहां पर भी हथियार है, जो सैनिकों का मुख्यालय है वहां पर भी हथियार है। अपने पास जो थोड़े बहुत हथियार है, अचानक एक दिन हमला किया जाए, वहां जो थोड़े बहुत सिक्योरिटी गार्ड है नाइट के टाइम में उनको मारा जाए और वहां से हथियार लूट लिए जाए। तथा इससे पहले बिजली का जो कनेक्शन है वो काट दिया जाए, ताकि लाइट गई भी होगी तो पता भी नहीं चलेगा। ट्रेन की जो पटरियां हैं वो तोड़ दी जाए, या जहां से भी ट्रेन इनकी स्वचालित होती है उस कनेक्शन को तोड़ा जाए, टेलीफोन के तार तोड़ दिए जाए। मतलब चटगांव को शेष भारत से काट दिया जाए, ताकि अंग्रेजों को बाकी किसी जगह से सहायता मिलने की उम्मीद भी खत्म हो जाए। कितना सोचा होगा उसने इन चीजों पर। एक पुलिस मुख्यालय को लूटना है, एक सैनिक मुख्यालय को लूटना है। 2 गुट बनाए गए, एक तरफ भेजे गए गणेश घोष और एक तरफ भेजे गए लोकीनाथ बाउले। गणेश घोष को 6 आदमी देकर कहा पुलिस मुख्यालय की तरफ जाओ, लोकीनाथ बाउले को 10 आदमी देकर कहा कि सैनिक मुख्यालय की तरफ जाओ, वहां से हथियार लूट के लाओ। ये उनके सहयोगी थे, नाम याद करना भाई। गणेश घोष, लोकीनाथ बाउले तो याद रह जाएंगे, अनंत सिंह और याद करना एक। मुझे ये नाम बड़ा हमेशा अजीब सा लगता है कि लोकीनाथ क्या नाम था, उसके साथ ही नारे लगाते होंगे, लोकी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं। अनंत सिंह और याद रखिए। प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त, देखिए आप, महिला सशक्तिकरण, लड़कियां शामिल हो रही है। प्रीतिलता वाडेकर को कहा गया कि तुम उधर वो रेलवे जो इंस्टीट्यूट है, रेलवे जो वर्कशॉप है वहां जाओ, उधर कब्जा किया जाए, ताकि रेलें चलने ही नहीं देंगे अपने इधर, पटरियां वगैरह तोड़ देंगे अपने सारी। सबको अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई, किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। सूर्यसेन का संगठन जो हुआ करता था उसका नाम था इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। देख लो, आप नोटिस कीजिए इस शब्द पे। इन तमाम लोगों का उद्देश्य भारत में गणतंत्र स्थापित करना है, मतलब जिसमें वंशानुगत कुछ भी नहीं हो। जब हम 57 की क्रांति देखते हैं तो 57 की क्रांति में हमारे जितने लोग थे उनका मानना था कि बहादुर शाह जफर का राज वापस लेकर आएंगे। लेकिन ये जो इतना सफर हमने तय किया था, हम राजाओं की तरफ मुड़कर नहीं देख रहे थे। हमें लगता था कि नहीं, व्यक्ति से व्यक्ति का शोषण यदि समाप्त करना है तो उसके लिए लोकतंत्र, गणतंत्र ये बनाने पड़ेंगे अपने को। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी।
तो इनका जो संगठन है उसका नाम इंडियन रिपब्लिकन आर्मी है। सूर्य सेन, गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकीनाथ बावले, प्रीतिलता वाडेकर और कल्पना दत्त, ये तमाम लोग इस संगठन से जुड़े हुए थे। एक संगठन और हुआ करता था इनका, विद्रोही संघ नाम करके एक संगठन और हुआ करता था। लिखा हुआ है सूर्य सेन चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय में शिक्षक थे, मार साहब थे, मैं आपको बता चुका हूं। सूर्य सेन ने विद्रोही संघ की भी स्थापना की थी, अभी मैंने आपको बताया। ये मार साहब है, मास्टर सूर्य सेन। लगते ही मार साहब टाइप के से लग रहे हैं एकदम, ऊपर वाला बटन तक बंद किया हुआ एकदम। मेरे खुला है, देख लो, मेरे बंद हो रखा है आज तो। चलो मैं खोल देता हूं इसको। 18 अप्रैल 1930 को रिवोल्यूशनरीज रेडेड ऑन आर्मरी, शस्त्रागारों पर हमला कर दिया गया। जहां हथियार रखे हुए थे उन पर हमला कर दिया गया। इसको चिटगांव आर्मरी रेड कहा जाता है, चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव शस्त्रागार हमला कहा जाता है। याद रखना क्वेश्चन ये बनता है कि चटगांव के शस्त्रागार पर हमला करने वाली टीम कौन सी थी? तो इंडियन रिपब्लिकन आर्मी थी। दो पुलिस हेडक्वार्टर पे, जहां पुलिस के हथियार रखे हुए, जहां सेना के हथियार रखे हुए। एक तरफ गणेश घोष गए, एक तरफ लोकीनाथ बावले गए। बदकिस्मती इन लोगों ने वहां जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे उनसे हथियार छीन के उनको मार के वहां से हथियार भी उठा लिए, हथियार लेके आ गए। पर इनको केवल बंदूकें मिली, गोला बारूद कहां पड़ा है इनको मिला नहीं। अब जितनी बंदूक में थोड़ी बहुत पहले से कोई डाली हुई थी जो गोलियां, वही थी इनके पास में। अंधेरे में दिखी नहीं, जल्दबाजी के अंदर थे, जो मिलता है वो लेके भागो, उस चक्कर के अंदर थे, लेके आ गए। सुबह चटगांव के राष्ट्रीय विद्यालय के बाहर बाकायदा घोषणा की गई कि चटगांव को आजाद करवा लिया गया है तथा मास्टर सूर्य सेन चटगांव के राष्ट्रपति हैं। अब चटगांव में कोई भी लॉन्ग लिव क्वीन, लॉन्ग लिव क्राउन के नारे नहीं लगाएगा। अब वंदे मातरम गाया जाएगा। अब हम अमार सोनार बांग्ला गाएंगे। मास्टर सूर्य सेन रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम, जो कि महानतम बांग्ला कवि हुए हैं, उन दोनों से बड़े प्रेरित थे। उनके गीत गाए गए और चटगांव में दुहाई फेर दी गई कि अंग्रेजों का राज खत्म है तथा हमारा राज आ गया। चूंकि रेल का कांटेक्ट तोड़ दिया गया, डाक तार टेलीफोन तोड़ दिए गए, इसलिए कई दिन तक तो बाकी अंग्रेजों को, जो बाहर अंग्रेज थे, उनको ये समाचार नहीं मिला कि चटगांव में इतना बड़ा कोई विद्रोह भी हो गया। फाइनली जब बाकी अंग्रेजों को पता चला तो उनकी सेना ने चटगांव को घेरा। युवाओं को लगा कि यार इतनी बड़ी सेना का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जलालाबाद की पहाड़ियां पड़ती है पास में, जलालाबाद नाम की जगह, उन पहाड़ियों में जाकर वो छुप गए। फायरिंग्स हुई, युवा बड़े यूं अच्छे तरीके से लड़े। 12 क्रांतिकारी और 80 सिपाही मार दिए थे उन लोगों ने। 12 क्रांतिकारी शहीद हुए थे, लेकिन फिर ज्यादातर लोग पकड़ लिए गए। कुछ लोगों को फांसी दी गई, कुछ लोगों को काले पानी की सजा हुई। मास्टर सूर्य सेन फरार हो जाते हैं वहां से। आप मतलब सपोज भी नहीं कर पाएंगे कि 8वीं के बच्चों को भी अंडमान निकोबार भेज दिया गया था। काले पानी की सजा हुई थी। छोटे छोटे बच्चे थे एकदम, जिनको काले पानी की सजा होती है उसके अंदर। सूर्य सेन फरार हो जाते हैं। पर साल भर बाद 1934 में सूर्य सेन भी पकड़ लिए गए। सूर्य सेन को बाद में 33 में पकड़े गए थे, 34 में सूर्य सेन को फांसी लगा दी गई थी। एक सुनियोजित संगठित कार्रवाई किसको कहते हैं, ये बंगालियों ने वहां पर दिखाई थी। पता नहीं क्यों इतने फेमस नहीं हो पाए हमारे इतिहास में। मैंने बताया कि प्रीतिलता वाडेकर रेलवे कारखाने पर गई थी, वहां पर चूंकि सिक्योरिटी गार्ड थे तो वहां पर जब कार्रवाई हुई तो उसके अंदर शहीद हो गई थी। महिला शहीदों में प्रीतिलता वाडेकर को हमेशा याद किया जाना चाहिए। आप याद रखना कि प्रीतिलता वाडेकर जो थी वो चटगांव वालों के साथ में जुड़ी हुई थी, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की मेंबर हुआ करती थी, और वो वहां रेलवे इंस्टीट्यूट पर छापे के दौरान शहीद हो जाती है। तो ये नाम याद रहे हुए। 1934 में मास्टर सूर्य सेन को फांसी लगा दी गई। एक मूवी बनी हुई है बहुत अच्छी सी, आप देखना, चिटगोंग। चिटगोंग नाम करके मूवी है। इस मैटर पर 2 मूवी बनी है। एक मूवी बनी हुई है खेले हम जी जान से,
अभिषेक बच्चन और दीपिका पादुकोण की मूवी है। दीपिका पादुकोण के शुरुआती दिनों की मूवी है। ऋषिता भट्ट भी है उसके अंदर, पर वो फर्जी है, आप मत देखना। बॉलीवुड वाले जब भी कोई हिस्ट्री की मूवी बनाने की कोशिश करते हैं तो इतना बॉलीवुड तड़का डाल देते हैं कि सूर्य सेन से भी डांस करवा लिया। मार्ट साहब थे यार, क्रांतिकारी आदमी तक का ऐसे डांस वांसन करवा रहे हो, इंटेलेक्चुअल चीजें दिखाई जानी चाहिए। पर एक और मूवी में भूल गया डायरेक्टर कौन है उनके, उन्होंने एक मूवी और बनाई चिटगोंग। मैं जब उसमें कलाकारों के नाम बताऊंगा तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। मनोज वाजपेयी उसमें मास्टर सूर्य सेन है, राजकुमार राव और नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी उस मूवी के अंदर है। इतना शायद पर्याप्त होगा कि आज की रात आप पढ़ाई करें या नहीं करें, पर चिटगोंग जरूर देखें। हम अक्सर बातें करते हैं कि क्रांतिकारियों के लिए देश ने क्या किया, नेताओं ने क्या किया, इतिहासकारों ने क्या किया। आज यदि आप चिटगोंग देख लेंगे या नहीं देखेंगे तो उससे यह पता चलेगा कि आप क्या करते हैं उनके लिए या क्या नहीं करते हैं। देखना, वाकई लाजवाब, बहुत अच्छी मूवी है। आप निराश नहीं होगे, आप ये नहीं कहोगे कि सर ने क्या बता दिया। और शायद 2 घंटे के आसपास की मूवी है, बहुत प्यारी मूवी है, एक एक चीज बहुत ढंग से समझाई हुई है। पर विडंबना देखिए कि मूवी भारत में रिलीज नहीं हुई थी। क्यों? इतने अच्छे टॉपिक पर मूवी बनी, रिलीज क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका जो प्रोड्यूसर था उसने मूवी बना तो ली, पर उसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिला। जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन्होंने कहा क्या है मूवी का प्लॉट तो बताओ। उसने कहा चटगांव आर्मरी रेड है। ये क्या था कि भारत के क्रांतिकारी थे मास्टर सूर्य सेन, चटगांव पर कब्जा कर लिया था, अंग्रेजों का राज खत्म कर दिया था। उन्होंने कहा हमने नहीं सुना जब इसके बारे में, तो जनता को तो पता ही क्या है, कौन देखने आएगा ऐसी मूवी। इसलिए उस बेचारे की मूवी बिकी नहीं। फाइनली थक हार के उसने कहा कि जब मैंने बनाई ली, उसने YouTube पे फ्री में रिलीज कर दी थी। इसलिए भी आपका कर्तव्य बनता है कि इतनी अच्छी मूवी को आप YouTube पे तो जाके देखें, कम से कम उस घटना के बारे में देखिए, जानिए आप। उसका एक डायलॉग है मुझे बहुत अच्छा सा याद आता है। वास्तव में वो कहानी ऐसी है कि मैंने अभी बताया कि 8वीं तक के बच्चे भी आर्मी में शामिल किए गए थे। प्रबोध नाम का एक बच्चा होता है जो उस आर्मी में शामिल हो जाता है, काले पानी की सजा काट के आता है। 2013 में उस बच्चे की मृत्यु होती है। वो कहानी वो प्रबोध सुनाता है कि किस प्रकार मास्टर जी ने हमको लेके एक टीम बनाई थी और किस प्रकार हमने चटगांव को आजाद करवा लिया था। जब मास्टर सूर्य सेन को फांसी लगती है तो आवाज जाती है पर्दे पर केवल कि क्या मास्टर जी की फांसी के साथ सब कुछ समाप्त हो गया था? क्या वो जो सपने हमने देखे थे कि हम चटगांव को नहीं पूरे भारत को आजाद करवा लेंगे, वो खत्म हो गए थे? क्या उन चंद लोगों की फांसी लगने की वजह से बाकी लोग भयभीत हो गए तथा उन लोगों ने ऐसे कामों में भाग लेना बंद कर दिया था? क्या काले पानी की सजा के बाद में जब वो क्रांतिकारी लौट कर आए थे तो वो चुपचाप अपने घर की रोजी रोटी चलाने के बारे में सोचने लगे? उन्होंने वो सिद्धांत, वो आदर्श जो मास्टर जी ने शुरू किए थे, उनको तिलांजलि दे दी थी। पर्दा वापस जवाब देता कि नहीं, हम 1946 के तेभागा आंदोलन में एक बार फिर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। मैं आने वाली क्लासों में आपको तेभागा आंदोलन के बारे में बताऊंगा, जो कि बंगाल के किसानों द्वारा भू राजस्व का तीसरा भाग ही देंगे, तीसरा भाग, इसलिए तेभागा। कंपा राम सिंह और भुवन सिंह के नेतृत्व में किए गए उस आंदोलन की मैं कई बातें बताऊंगा, पर तब मैं वापस याद दिलाऊंगा कि यह तेभागा आंदोलन आपने चिटगोंग मूवी के अंदर देखा है। और यार जैसे ही मैं पढ़ाऊंगा आपके खुद क्या आएगा, अरे यार ये वो जो हमने देखा था कि किसानों ने किस प्रकार खेतों में सुरंगें बनाकर उनके अंदर बैठ गए थे, और जब अंग्रेज आए तो अचानक सुरंगों से निकल कर अंग्रेजों पर, जमींदारों पर उन्होंने हमले कर दिए थे। किस प्रकार एक आदमी की लेजेसी आगे बढ़ी है। अंत तोगत्वा उद्देश्य तो यही था ना, किसानों, मजदूरों, युवाओं में राजनीतिक चेतना लाई जानी चाहिए। मास्टर दा इन तमाम चीजों में सफल रहे थे। वो युवाओं में वो योजनाएं ला पाए थे, इवन युवतियों के अंदर वो क्रांति की भावनाएं भड़काने में सफल हुए थे। वो किसानों में, मजदूरों में बाद के सालों में उनकी कही गई बातें लोगों के दिमाग में गूंजती रही, और जैसे ही धरातल पर आने का उन बातों को मौका मिला, उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। देखना प्लीज, आज देखना, आज सोने से पहले शायद आपका काम यही होना चाहिए कि आप चिटगोंग देख लें। मैं उम्मीद करूंगा कि अगली क्लास में आपसे पूछूंगी कितने लोगों ने देखी, तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि हमने चिटगोंग देखी। तब तो इन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ने का, जानने का कुछ मतलब है। और यदि महज केवल
पेपर पास करने के लिए याद करना तो मैंने बता दिया। मास्टर सूर्य सेन थे, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी बनाई, विद्रोही संघ बनाया, गणेश घोष, लोकीनाथ बावलिया, आनंद सिंह, प्रीतिलता वाडेकर, कल्पना दत्त उनके साथ में थे। चटगांव के अंदर इन्होंने पुलिस मुख्यालय, सैनिक मुख्यालय पर हथियार लूटने की योजना बनाई थी। प्रीतिलता वाडेकर रेलवे वर्कशॉप पर छापा मारने के लिए गई थी और वहां पर लड़ती हुई शहीद हो गई थी। इतनी बातें, बीच वाली बातें सुनना ही मत, आगे निकाल के सुन लेना भलेगा। ये उनका हमला था भाई, तो याद रहे। मास्टर दा याद रहे, उनके साथ के तमाम लोग याद रहे। फिर आगे की घटना देखिए, ये उन दिनों का बंगाल है जब बंगाल में क्रांति की भावनाएं तमाम जगह चली आ रही है। स्टूडेंट्स, मैंने कहा मास्टर दा जब स्टूडेंट्स को लेकर तैयार कर रहे थे तो स्टूडेंट क्यों ना इन मामलों में भाग ले। उड़ीसा में एक जगह पड़ती है कोमिल्ला, दो स्कूल की बच्चियां सुनीति चौधरी और शांति घोष, स्कूल गोइंग टीनेजर्स, दो चोटियां किए हुए, एक दिन उड़ीसा के जो कोमिल्ला नाम का वो शहर था जिसकी वो रहने वाली थी, वहां के कलेक्टर के घर पर गई। जैक्सन नाम का कलेक्टर हुआ करता था, उसके घर पर गई। जो भी उसका कोई नाम रहा होगा, सीधा आता है कि कलेक्टर था, उसके घर पर गई और जाकर बेल बजाई। कलेक्टर की वाइफ बाहर आई, पूछा, कहा हम कलेक्टर अंकल से मिलना चाहते हैं। उसने अंदर जाके अपने पति कहा कि क्यूट क्यूट सी बच्चियां हैं 9-10 की, मिलना चाहती है आपसे। अंग्रेज बेचारा बाहर मिलने के लिए आया, आते गोली मार दी उन्होंने, वहीं ढेर कर दिया था। बाकी क्रांतिकारियों के निशाने चूक गए होंगे, लेकिन उन स्कूली बच्चियों शांति घोष और सुनीति चौधरी का उस दिन निशाना नहीं चुका था। उन्होंने कोमिला के जिला कलेक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। याद रखा जाना चाहिए। 14 दिसंबर 1931 था जब दो स्कूल गोइंग गर्ल्स शांति घोष और सुनीति चौधरी कोमिला के जिला कलेक्टर पर गोली चला देती है, उसको मार देती है वहां पर। बंगाल की घटनाएं मैं बता रहा हूं तो ये बंगाल में याद की जानी चाहिए। और एक बड़ी जोरदार सी घटना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन सेरेमनी थी। कॉन्वोकेशन सेरेमनी समझते हैं, दीक्षांत समारोह, जिसमें डिग्रियां बांटते हैं। मैं और सिंपल कर दूं आपकी बात को, जिसमें अपने को कहते हैं कि भाई ये ले जा, तेरा तू पास है, इस यूनिवर्सिटी से पास है, ये डिग्री ले जा। यूनिवर्सिटी की जो डिग्री मिलती है, दीक्षांत समारोह, जिसके अपने दीक्षा के अंत में दीक्षा दे दी हमने आपको, दीक्षित हो गए आप, पढ़ लिए, आपकी डिग्री खत्म हो गई, उसके अंत में जो समारोह डिग्रियां बांटने के लिए किया जाता है उसको दीक्षांत समारोह या कॉन्वोकेशन सेरेमनी कहते हैं। कौन आता है इसके अंदर? तो ये माना जाता है कि जो कुलाधिपति है वो खुद आएंगे और अपने हाथों से देंगे। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन? तो राज्यपाल महोदय होते हैं, तो राज्यपाल महोदय आते हैं। हालांकि वो कहीं नहीं जा पाए तो अपने प्रतिनिधि को कह देते हैं भाई तू कर देना, तो कई जगह कुलपति वगैरह भी बांट देते हैं। उस समय राज्यपाल होते नहीं थे, गवर्नर बोलते थे अंग्रेजों की तरफ से। तो बंगाल का गवर्नर कलकत्ता विश्वविद्यालय के समारोह में भाग लेने के लिए आया हुआ। एक एक बच्चे का नाम लिया जा रहा था, फलान जी आते, वो कपड़े वपड़े वैसे ही पहने हुए होते हैं उस टाइप के से, सिर पे वो और कुछ लगाया हुआ सा होता है, गाउन सा पहन रखा होता है। फलान जी आते, झुकते, वो एक मेडल सा होता है वो आपके गले में पहनाते हैं, आपके हाथ में आपकी जो डिग्री होती है वो दे देते हैं। अचानक एक नाम पुकारा गया, बीना दास। एक लड़की थी बीना दास, हाथ में बुक लिए हुए। स्टूडेंट है, बुक लेके आ सकती, डिग्री वाले दिन भी बुक लेके आ सकती। बुक को अंदर से काट के पिस्टल लगाई हुई, पन्नों को इस प्रकार से काटा कि पिस्टल एकदम सेट हो जाए। हाथ में लिए हुए वैसे ही आई, झुकी, मेडल सा पहनाया, वापस खड़े होते टाइम बुक खोली, बंदूक निकाली, बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि वह कौन महिला क्रांतिकारी थी जिसने दीक्षांत समारोह में, कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मार दी थी? वो बीना दास थी। तो बीना दास याद रखा जाना चाहिए। वो दिन था 6 फरवरी 1932, जब बीना दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर को गोली मार दी थी। एक घटना और इसके अंदर लिखी भी नहीं है, मैं बताता हूं। 1924 में एक बंगाल के क्रांतिकारी थे गोपीनाथ साहा, और गोपीनाथ साहा ने एक अंग्रेज अफसर को मारने की कोशिश की थी। हालांकि मार नहीं पाए थे, पर उन्होंने भी उस पर गोली चला दी थी, और उस अंग्रेज अफसर का नाम था चार्ल्स टेगार्ट। कोई आपसे पूछ ले कि चार्ल्स टेगार्ट को मारने का प्रयास किसने किया था, तो उसको मारने का प्रयास गोपीनाथ साहा ने किया था।
ऐसा प्रयास उसने कब किया था? तो 1924 के अंदर उसने ऐसा प्रयास किया था। तो बंगाल वाली घटनाओं में ये घटना इनके अंदर थी नहीं, 1924 की पहले की घटना है। तो मैंने आपको ये और बता दी, गोपीनाथ साहब याद रखना। तो बंगाल में एक तो मास्टर दा, उसके बाद शांति चौधरी, और ये उड़ीसा बंगाल मतलब उसमें पूरे इलाके की, पूर्वी भारत की बात बता रहा हूं आपको। बीना दास, शांति घोष और सुनीति चौधरी और गोपीनाथ साहा, इन लोगों के बड़े बड़े तौर पर नाम याद रखना। मास्टर दा के साथ में कौन कौन थे, उन सब के नाम याद रखना आपने, कौन कौन थे। तो लोकीनाथ बाउले थे, गणेश घोष थे, अनंत सिंह थे, प्रीतिलता वाडेकर थी, कल्पना दत्त थी। इन कल्पना दत्त को जब सूर्य सेन को गिरफ्तार किया गया था तो कल्पना दत्त भी गिरफ्तार हो गई थी। कल्पना दत्त को बाद में सजा हुई थी, कई साल की जेल की सजा हुई, बाद में छूट गई। और उस समय के एक बड़े कम्युनिस्ट नेता हुआ करते थे, पूर्ण चंद्र जोशी या पीसी जोशी। पीसी जोशी से शादी कर लेती है और कल्पना जोशी के नाम से जानी जाती है। जहां तक मुझे याद आता है वो 1970 के आसपास तक बंगाल में राज्यसभा की सदस्य रही थी, बंगाल की तरफ से राज्यसभा की सदस्य थी। पर हम में से कितने लोगों को पता है कि कल्पना दत्त या कल्पना जोशी जो थी वो आजादी के बाद भी रही थी? बात वहीं आकर अड़ जाती है कि हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं के द्वारा लिखा जाता है। और जो कल्पना दत्त थी वो कांग्रेस के अंदर नहीं थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेती है बाद में, इसलिए उसका कोई बड़े तौर पर हमें नाम देखने को नहीं मिलता है। हम कितना उनके बारे में जानते हैं, तो ये भी देखो एक विडंबना है। मैंने पहले बताया, सोन सिंह भाखड़ा जो गदर आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे, वो बाद में पंजाब में कई सालों तक किसान आंदोलन करते रहे थे, पर हम उनके बारे में कुछ ही नहीं जानते। आज भी जब किसान आंदोलन चल रहा है तो ये सोचा जाना चाहिए कि सोन सिंह भाखड़ा जो गदर आंदोलन वाले थे, वो बाद में लोकतांत्रिक तरीके से भी किसान आंदोलन किए थे, पर न तो किसान आंदोलन वाले उनको जानते होंगे, ना देश के कोई बाकी लोग जानते होंगे, क्योंकि इतिहासकारों ने महत्व ही नहीं दिया उन लोगों को। क्योंकि उस टाइम तो उन्होंने आंदोलन भी किए होंगे, तो कांग्रेस के खिलाफ किए होंगे, तो फिर तो नाम कोई लिखवा के दिखा दे। अब ये आपके शांति चौधरी, ये शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, तो बंगाली लड़कियां वैसे चश्मा उस्मा लगाए हुए एकदम लगती है इंटेलेक्चुअल टाइप की सी। बंगालियों को थोड़ा माना भी जाता है कि थोड़े पढ़ाकू टाइप के से लोग होते हैं एकदम। तो वो सब बातें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अभी वो एक सीरीज आ रखी थी, किस पे आ रखी मुझे, ए सूटेबल बॉय, विक्रम सेठ का जो उपन्यास है। विक्रम सेठ की मम्मी का नाम सुना था? लीला सेठ। लीला सेठ भारत के किसी भी न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो लीला सेठ के बेटे हैं विक्रम सेठ, जिनका ए सूटेबल बॉय नाम करके एक उपन्यास है, उस पर मूवी है। तो वो बंगाल के प्लेटफॉर्म पे है, तो उस पर देखना आप, यूं पढ़ाई लिखाई वाला वैसा एकदम माहौल दिखाया जाएगा एकदम। विक्रम सेठ के बारे में मुझे एक घटना याद आती है कि वो एक बार यहाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के अंदर भाग लेने के लिए आए हुए थे। लिटरेचर फेस्टिवल में क्या होता है, दो लोग बैठ जाते हैं, आपस में बातें करते हैं, अपना जैसे सुनते हैं, और वो धड़ाधड़ इंग्लिश बोलते रहते हैं। तो इंग्लिश वाले तो उनको सुन सुन के तालियां बजाते हैं, अपने इंग्लिश वालों को देख देख के तालियां बजाते हैं, उनके चेहरे देख लेते हैं अपने कि यार एकदम अच्छा बोल रहे हैं। वहां जब वो दो लोग बैठे होते हैं तो बीच में टेबल रखी होती है, चाय पानी रखा होता है उस पे, तो बंदा चाय पीता पीता आराम से इंटेलेक्चुअल टाइप से टांग पे टांग दे के जवाब देता है। विक्रम सेठ जब यहाँ पर आए थे तो विक्रम सेठ पैक लेके बैठे थे। दूसरे दिन अपने वालों ने बड़ा हंगामा मचाया कि हमारी संस्कृति को धूमिल करने का प्रयास किया गया। कोई बताए कि तुम्हारी संस्कृति यही है रे, तुम ये ही करते हो। पर तब खूब यूं बवाल कटा। तो लीला सेठ का बयान था कि कोई चाय पीता है, कोई कॉफी पीता है, किसी को कोल्ड ड्रिंक पसंद आती है, मेरे बेटे को यदि लिकर पसंद है तो फिर इसमें लोगों की क्या आपत्ति? उसने किसी के साथ में गलत व्यवहार तो किया नहीं। तो लोगों ने समझा कि मैडम ऐसे नहीं होता है, कुछ सामाजिक मूल्य होते हैं, उनको मानना पड़ेगा। कल का आपका बेटा कदे मत नागा घूमूंगा, किसी को नुकसान थोड़ी पहुंचा रहा हूं, ऐसे नहीं घूमने देंगे। लोग तड़े मारते हैं, आई समझ में। पर वो ध्यान रखना, सुटेबल बॉय देख लेना, पर आपको यूं थोड़ा बंगालियों के बारे में पता चलेगा, टाइम मिले तब देख लेना। वैसे टाइम ये निकमे हो, तुम कोई काम तो करते नहीं हो। अब क्रांतिकारी आंदोलन का जो दूसरा चरण था, इसका महत्व क्या है? वही सीधी सीधी सी बातें होती है हिस्ट्री में, कि मैं ये कहूंगा कि सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था 1920-22 में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है 1930 के आसपास जाके। ये जो बीच के साल हैं, इनमें भी तो कोई सुगबुगाहट होनी चाहिए, इनमें भी तो कोई अंग्रेजों को चैलेंज करने वाला होना चाहिए। तो जो निष्क्रियता का दौर था, जब गांधी जी के समर्थक गांव गांव में घुल के केवल रचनात्मक कार्यक्रम कर रहे थे तथा स्वराज पार्टी केवल संसद के अंदर जाके भाषण दे रही थी, उस समय यदि कोई अंग्रेजों का विरोध कर रहा था तो वो ये क्रांतिकारी थे। जब सब सो रहे थे, ये जाग रहे थे। तो निष्क्रियता के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन जारी रखा था। व्यक्तिगत बलिदान के उदाहरण प्रस्तुत किए। सिंगल आदमी जाके किसी को गोली मार के आ रहा है, बीना दास, शांति घोष, सुनीति चौधरी, भगत सिंह वगैरह। तो पर्सनल सैक्रिफाइस है ना, फांसी लगना देश के लिए। बाकी लोगों को, युवाओं को भले ही 1% 2% को अट्रैक्ट किया होगा, पर अट्रैक्ट किया होगा यार।
इस प्रकार यार वो देश के लिए लड़ा, हम भी देश के लिए लड़ेंगे। और जब ज्यादा लोग जुड़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन से, तो राष्ट्रीय आंदोलन का जो सामाजिक आधार होगा वो बढ़ जाएगा। संपूर्ण क्रांति पर जोर दिया। मैंने पहले ही आपको, कल मैं जब शुरू कर रहा था तब भी मैंने ये बात बताई थी, टोटल रिवॉल्यूशन। हमें केवल राजनीतिक आजादी नहीं चाहिए, हम ये नहीं चाहते कि गोरे देश छोड़कर चले जाएं या कुछ गोरे और कुछ काले मिलकर देश का शासन करें, या पूरी तरीके से काले लोगों को शासन दे दिया जाए, मतलब इंडियंस को शासन दे दिया जाए। हमारी मांग यह नहीं है। हमारी मांग है कि अमीरी गरीबी के बीच की जो खाई है ये पाट दी जाए। जो प्राकृतिक संसाधन है या देश की जो संपत्ति है उसका विकेंद्रीकरण समान तरीके से किया जाना चाहिए। सामाजिक रूप से कोई राजा और रंक टाइप की अवधारणा नहीं होनी चाहिए, सब लोग बराबर होने चाहिए। व्यक्ति से व्यक्ति का जो शोषण किया जाता है वो समाप्त किया जाना चाहिए। आज आप अपने मूल अधिकारों में जो बातें देखते हैं, ये क्रांतिकारी उन दिनों में मांगा करते थे। वो पॉलिटिकल फ्रीडम के साथ साथ में इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम की भी बात किया करते थे। तो संपूर्ण क्रांति, टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए हमें। विचारधारा है उनकी समाजवाद, ये अपने आप में कि सब लोग बराबर होने चाहिए, ये समाजवादी विचारधारा है। नेशनल मूवमेंट को एक नया डायमेंशन मिला, एक नया तरीका तो आया, भाई ये भी कोई एक चीज है। और ये विचारधारा किसानों मजदूरों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है, तो किसान मजदूर ज्यादा जुड़े तो नेशनल मूवमेंट का सोशल बेस और बढ़ा। ये भी एक बड़ी बात थी इसके अंदर। देखना क्या क्या चीज है कि जब सब लोग सो रहे थे, ये जाग रहे थे। निष्क्रियता के दौर में राष्ट्रीय आंदोलन चालू रखा था। पर्सनल सेक्रीफाइस के जब जो एग्जाम्पल सेट किए गए, इसकी वजह से युवा नेशनल मूवमेंट की तरफ अट्रैक्ट हुए और जुड़े। टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया, केवल पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक्स और सोशल भी चाहिए। इससे किसान मजदूर इनके साथ में और जुड़ पाए थे। समाजवादी विचारधारा लेके एक नई प्रकार की आइडियोलॉजी दी, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है, समाज को ऐसा बनाएंगे। तो नेशनल मूवमेंट को एक नया डायमेंशन मिला कि भाई ये अलग प्रकार की बात करते हैं। वरना पहले एक डायमेंशन गांधी जी वाला डायमेंशन था कि अपने अहिंसक तरीके से आंदोलन करेंगे। एक स्वराज पार्टी वाला डायमेंशन था, चुनाव में भाग लेंगे, वहां जाके बहस करेंगे। एक नया डायमेंशन आया कि हम आजादी के साथ में ये चीज भी लेके आएंगे, समाजवाद। बड़ी जोरदार बात। कल मैंने भगत सिंह के सेकुलरिज्म के खूब सारे किस्से सुनाए थे आपको। धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया था पूरी तरीके से। नाम है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आप सोचोगे कौन था ये व्यक्ति? आपको कुछ लोग कह देगा, आप में से कोई कह देगा कि जब पंडित लगा हुआ है नाम के आगे तो ब्राह्मण रहे होंगे। कोई कह देगा नहीं नहीं, पीछे बिस्मिल है सर, मुस्लिम थे। वो यूपी का राजपूत था, नाम से नहीं पता चलता उसके। फरार रहे तब पंडित जी नाम से रहे। बिस्मिल नाम से कविताएं लिखा करते थे। अशफाकुल्ला खान उनका सबसे अच्छा दोस्त था। अशफाकुल्ला खान कहा करते थे कि यार मैं भी चाहूंगा कि अगले जन्म में जब पैदा हूं तो हिंदू बनूं। रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा यार क्या बात की, सब धर्म बराबर है, तो मुस्लिम भी पैदा हो जाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। उनका ऐसे नहीं, वैसे तो बराबर ही है, मैं कोई वैसे तुलना नहीं कर रहा, पर यार तुम्हारे हिंदुओं में एक सिस्टम अच्छा है कि तुम कहते हो कि पुनर्जन्म होता है, वापस जन्म होता है, और वापस जन्म में आदमी दुआ कर सकता है कि वापस इसी धरती पर वापस भेजना। हमारे यार वो वाला सिस्टम है नहीं, तो मैं तो यार ये भी नहीं मांग सकता कि अगले जन्म में भी यहीं भेज देना, इसलिए यार वो वाला मामला सटीक हो जाएगा। जाति धर्म सब चीजों से ऊपर उठे हुए लोग। इधर बंगालियों के, मुझे बहुत अच्छा वो एग्जांपल है, उस मूवी को देखना। मुझे वो मूवी इसलिए भी अच्छी लगती है कि यार मूवी में डायरेक्टर का दिमाग इतना काम करना चाहिए कि वो बिना बोले, बिना कोई बिना बोले, बिना कोई ऐसी गतिविधि दिखाए, दर्शक को किसी सीन से जोड़ पाए और जो वो बताना चाहता है वो बता पाए। उस मूवी में एक सीन है, सूर्य सेन फरार चल रहे हैं, आसपास में खूब मुसलमानों के गांव हैं, अंग्रेजों का एक पुलिस अधिकारी है जो मुसलमान है। एक सीन दिखाया गया है कि
गांव के लोगों को इकट्ठा कर रखा। एक मकान है, मकान के बाहर एक चौक है, चौक पर गांव के लोगों को उस मुस्लिम अधिकारी ने, जो अंग्रेजों का अधिकारी है, इकट्ठा कर रखा है, मुस्लिमों को इकट्ठा कर रखा है। सिर पे टोपियां दिखाई हुई है ताकि आपको दर्शकों को पता चले कि मुस्लिम है। और वो उनको कह रहा है अपना मजहब तो एक है, मैं आपके मजहब का हूं, सरकार का साथ देना चाहिए, हिंदुओं का साथ अपने को नहीं देना, इसलिए मास्टर आसपास में कहीं आपको दिखे तो मुझे जरूर बताना। और गांव वाले सब उसके हाँ में आ गए, हो पक्का पक्का साहब हमें मिल जाएगा, भरोसा है मुझे, हम मजहब लोग हैं, हम आप सहायता नहीं करेंगे तो कौन सहायता करेंगे। वो गांव वाले सब कहते हैं हाँ दिखाएंगे दिखाएंगे। कैमरे का फोकस चेंज किया जाता है, कमरे के अंदर दिखाया जाता है, ये कमरे के बाहर है। कमरे के अंदर मास्टर सूर्य सेन बैठे हुए हैं कि उस गांव के लोगों ने मास्टर सूर्य सेन को पनाह दे रखी है। और बाहर एक उनके मजहब का अधिकारी जब कह रहा है कि सौंप देना, तो उसको कह रहे हैं कि आएगा तब सौंप देंगे। मुझे लगा कि डायरेक्टर वो जो सेकुलरिज्म है उसको दिखाना चाहता है। इसने भाषण नहीं दिलवाए बड़े बड़े मनोज वाजपेयी से कि हिंदू मुस्लिम समान होते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता में भी विश्वास रखते हैं। इसने कैमरे का एंगल 2 बार चेंज किया है, जिसके दिमाग में थोड़ा बहुत भेजा है वो समझेगा कि कितनी बड़ी बात कह दी इसके माध्यम से। भूंगल है तो बात दूसरी। तो वो जो धर्मनिरपेक्षता है वो दिखाई देती है। मैंने कहा कि भगत सिंह की तो बुक का नाम ही है, मैं नास्तिक क्यों। चंद्रशेखर आजाद एक प्रो हिंदू टाइप कैसी आइडियोलॉजी वाला बंदा था, सुबह शाम आरती करने वाले, धर्म को मानने वाले वैसे थे। उसके बावजूद उन्होंने भी कभी धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं किया। और मास्टर सूर्य सेन वाले में तो खूब सारे मुस्लिम भी शामिल हुए थे, फकीर अहमद थे, तुन्नू मियां थे, तो मुस्लिम भी उनके साथ इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के अंदर शामिल होते हैं, उन गतिविधियों में भाग लेते हैं, बाद में सजाएं काटते हैं। तो ये तमाम लोग किस पर बल दिया करते थे? धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया करते थे। मतलब वो चंद्रशेखर आजाद का तो किस्सा ही है कि चंद्रशेखर आजाद थोड़े हनुमान चालीसा पढ़ने टाइप के वैसे आदमी थे। राजगुरु जो था ना, राजगुरु बड़ा रंगीन आदमी था, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं था, रंगीन चीजों में बिलीव करता था ज्यादा। राजगुरु ने एक दिन जो HSRA का ऑफिस था उसमें हीरोइनों को फोटो लगा दी, और हीरोइनों के फोटो भी थोड़े उस टाइप के से लगा दिए उसने। कोई मैगजीन आती थी, मैगजीन के उसने वो फाड़े और चिपका दिए वहां पर। आपने छोटे थे तब अखबार चढ़ाए होंगे अपने किताबों कॉपियों पर, तो अपने भी ध्यान रखते थे कि ये वाला फोटो ऊपर आ जाए तो ठीक रहे, ये वाला फोटो नीचे आ जाए तो ठीक रहे। उस प्रकार से उसने कोई फोटो लगा दी। चंद्रशेखर आजाद सुबह सुबह कहीं गंगा जी में स्नान करके वापस बम बम भोले बोलते हुए आए, आगे देखा कि आगे यार महादेव जी के जहां फोटो लगे हुए वहां साथ में हीरोइंस के, महिलाओं के फोटो लगे हुए। और चंद्रशेखर आजाद बिगड़े, कौन है ये बदतमीज, किसने किया ये सब? लोगों ने कहा साहब ये राजगुरु ने लगा, पकड़ के लाओ उसको। और शर्म नहीं आती तुम्हें? इस प्रकार से क्रांति करोगे? क्रांतिकारी का जीवन यह होता है? क्रांतिकारी संयम ही होता है, सदचरित्र का होता है। और तुम लोग इस प्रकार का वातावरण बना के रखते हो, इस प्रकार के विचार रखते हो। राजगुरु सुनी कई बार, राजगुरु ने फिर यूं हंस के कहा कि पंडित जी आप भी क्रांति लाना चाहते हैं, मैं भी क्रांति लाना चाहता हूं, उतनी की उतनी भावनाएं हैं। आप कमांडर हो, आप तो आदेश दीजिए, जहां आदेश देंगे वहां राजगुरु सर कटाने के लिए तैयार मिलेगा। थोड़ा फर्क है पंडित जी। मैं चाहता हूं कि क्रांति के बाद जो आजादी आए वो खूबसूरत होनी चाहिए, इसलिए खूबसूरत तस्वीरें तो दिखनी चाहिए ना कम से कम। जब खूबसूरत चीजें देखेंगे तभी तो खूबसूरत आजादी प्राप्त कर पाएंगे। तो प्लीज बिगड़िए मत। चंद्रशेखर आजाद भी हंस के रह गए, उन्होंने कहा उतार दो ये फोटो और कहीं लगा लेना, भगवान के साथ मत लगाइए। तो वो भी मतलब वो हिंदूवादी अप्रोच वाला जो बंदा था वो भी कहीं ना कहीं सेकुलर थे, धर्मनिरपेक्षता में पूरी तरीके से विश्वास किया करते थे। महिलाएं क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी। अब तो महिला सशक्तिकरण होगा भाई, सल्टा दिए 2-4 तो। अब भी विमेन एम्पावरमेंट नहीं है तो कहां हो? पूरा विमेन एम्पावरमेंट है। इसलिए है लड़कियों, सीखो कुछ। बीना दास, सुनीति चौधरी और शांति घोष, उठा लो बंदूकें, चलता 2-4 आसपास में कोई दिखे उसको। मैंने बताया कि बाद में होने वाली तमाम घटनाएं जो है वो परिणाम होती है। 1935 का जो सुधार था उनके दबाव का नतीजा था।
वो लोकप्रिय होते जा रहे थे, इसलिए अंग्रेजों के लिए जरूरी हो गया था कि कोई ऐसा लॉलीपॉप दिया जाए। वो 1935 का एक्ट है। सबसे बड़ी बात मैंने कई बार बताया होगा कि ये जब क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे तो लोग खूब सारे तैयार होते थे, इनकी बातों से प्रभावित होते थे और वो भी देश के लिए कुछ करना चाहते थे। दो प्रकार के लोग हो सकते हैं, एक वो जो इतने ज्यादा तैयार हो जाएं कि इनके साथ जाके जुड़ जाए, एक वो जो जिनको रजाई में पड़े पड़े भी ठंड लगती हो फिर भी देश के लिए कुछ करना हो, तो फेसबुक पर पोस्ट लिखनी पड़ती है, फिर मैं किसानों के समर्थन में हूं। वो क्या करें, तो उनको गांधी जी ने एक वैकल्पिक मार्ग सुझाया कि जिसको सर्दी में डंडों का थोड़ा ज्यादा डर लगता हो वो मेरी वाली क्लास ज्वाइन कर ले। अपने इधर नॉन वायलेंस है, कुछ नहीं करना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। ये करना है, सुबह शाम थोड़े थोड़े से नारे लगा लेने और कुछ नहीं करना। तो वो कुछ लोग उनकी तरफ जाते थे, पर वो इनका प्रयास है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में इतनी बड़ी संख्या में लोग जुड़े। और याद करना, मैंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में बताया था कि मजदूर बहुत बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। मजदूरों में समाजवादी भावना भरने वाले, उनको अंग्रेजों के खिलाफ करने वाले ये क्रांतिकारी थे। तो ये कारण है कि बड़ी संख्या में सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों ने भाग लिया। और वो मैंने बताया था कि यदि इरविन गांधी जी को बराबर बिठा के समझौता करता है तो उसका तो बड़ा रीजन ही उस समय भगत सिंह था, कि भगत सिंह इतने ज्यादा पॉपुलर होते जा रहे थे, इरविन को लगा यार इधर भगत सिंह वाली लोकप्रियता, इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग और जुड़ रहे हैं, इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन को तो रुकवाया जाए, इसके लिए समझौता करना जरूरी था। तो अंग्रेज इतने तक आए कि गांधी जी को बराबर ही बिठाया, लो गांधी जी आओ यार बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये इनकी कुछ अच्छी बातें कि निष्क्रियता के दौर में भी आंदोलन को जारी रखा था, समाजवादी की विचारधारा लेके एक अलग डायमेंशन मिला था, धर्मनिरपेक्ष लोग थे, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था इन लोगों ने, इकोनॉमिक और सोशल फ्रीडम भी चाहिए पॉलिटिकल के साथ में, सेकुलरिज्म पर ध्यान देने वाले लोग थे, महिलाएं इनके साथ में जुड़ी थी। क्रांतिकारियों का बड़ी संख्या में सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोग शामिल हुए, इसी की वजह से इरविन को बराबरी का समझौता करना पड़ा, इसी की वजह से 1935 का अधिनियम आ पाया था। ये सब चीजें इनके योगदान के अंदर लिखनी। फिर यह कि पहले और दूसरे चरण में क्या अंतर है। क्रांतिकारी आंदोलन 2 पढ़ लिया हमने, मैंने दिवाली से पहले पहला पढ़ाया था और आज हम दूसरा पढ़ रहे हैं। क्या अंतर है दोनों की स्ट्रेटेजी चेंज है, रणनीति इसमें चेंज है। कैसे? प्रथम चरण के क्रांतिकारियों का यह मानना था कि इंडिविजुअल कार्रवाइयां की जानी चाहिए, व्यक्तिगत रूप से एक एक आदमी जाके किसी को मार के आएगा, 10-15 अंग्रेजों को मारेंगे तो अंग्रेज हिल जाएंगे और देश से बाहर भाग जाएंगे। तो उन्होंने वैसे प्रयास किए, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस गए, किसी को जाके मार के आ गए, कोई दूसरा मदनलाल धिंगड़ा गए, वो किसी को जाके मार के आ गए, वो आपके अनंत लक्ष्मण करकरे गए, जैक्सन को मार के आ गए। इन लोगों ने इसकी जगह पे संगठित कार्रवाई पे बल दिया। काकोरी में ट्रेन लूट ली, चटगांव में पुलिस का मुख्यालय लूट लिया, सैनिकों का मुख्यालय लूट लिया। हालांकि व्यक्तिगत घटनाएं यहां पर भी हुई है, पर फिर भी इनका मुख्य उद्देश्य संगठित ही था। व्यक्तिगत युवा जोश उबाल मार गया, कभी किसी पे ज्यादा गुस्सा आया तो मार के आ गए, पर लक्ष्य संगठित कार्रवाई करना ही था। उनके पास में कोई एक विचारधारा नहीं थी, उनका केवल इतना था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। उसके बाद का वो लोग नहीं जानते थे। इनका था कि जाने के बाद में हम देश को समाजवाद की तरफ लेके जाएंगे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से प्रेरित थे, समाजवादी विचारधारा को मानते थे। वो अच्छे संगठन नहीं बना पाए थे, हालांकि बनाए उन्होंने। अभिनव भारत हुआ करता था उनके पास में, अनुशीलन समिति हुआ करती थी, पर जो बड़े लेवल पर कोई उनके पास संगठन नहीं थे। क्षेत्रीय छोटे मोटे संगठन बनाए, अपने शहरों के संगठन बनाए। इनके पास में बड़े बड़े संगठन है, HRA, HSRA, IRA,
खूब बड़े बड़े संगठन बना लिए थे। मैंने बताया कि उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का खूब प्रयोग किया था, रिलीजियस सिंबल यूज में लिए थे। शिवाजी, राणा प्रताप, इनके माध्यम से लोगों को जोड़ना, भारत माता का चित्र बनाना, भवानी मंदिर नाम से समाचार पत्र निकालना, कार्रवाई करने के लिए जाने से पहले हिंदू मंदिरों में इकट्ठा होना, काली माँ की जय बोलना, पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी के नारे लगाना। ये पूरी तरीके से सेकुलर लोग थे, धर्मनिरपेक्षता पर बल दिया करते थे। इनके साथ में इतनी बड़ी संख्या में कोई महिलाएं नहीं जुड़ी थी। मैडम भिखाजी कामा छोड़ दो तो हम उधर नाम भी नहीं पढ़ते, इधर महिलाएं भी इन गतिविधियों के साथ में जुड़ी थी। वो लोग भारत में इतने पॉपुलर नहीं हो पाए थे। देख लो, हम प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, मदन लाल धिंगड़ा, अनंत लक्ष्मण करकरे को कितना जानते हैं। इनमें से हम ज्यादातर को जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, इन चार को तो कम से कम बच्चा बच्चा जानता ही है। इनकी लोकप्रियता ज्यादा थी। इनको अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया था। अंग्रेज सप्रेस करने में कामयाब रहे थे। इनको अंग्रेज दबा भी देते हैं, हालांकि थे बड़े जोर शोर से तो उनका दमन भी नहीं कर पाए थे। हर बार एक नई चिंगारी उभर कर सामने आ रही थी, परंतु ये हर बार नए सिरे से और तैयार हो जाया करते थे अंग्रेजों के दबाने के बावजूद। और मैं कहता हूं 33-34 में, वो अभी मैंने तेभागा आंदोलन वाला उदाहरण बताया आपको कि चटकाओं के बाद किसानों में तेभागा आंदोलन चला जाता है। और कालांतर में भी जो आजाद हिंद फौज जैसे उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे, उनमें कहीं ना कहीं इन चीजों का योगदान है। वो लोग इनसे भी प्रेरित थे। ये जरूर है कि ये वाला विदेशों में भी बहुत जोर शोर से फैला था, ये वाला विदेश में इतना नहीं फैल पाया था। तो ये थोड़े अंतर आप और सोचना क्या अंतर हो सकते हैं। मेरे दिमाग में जो अंतर है वो मैंने बताया, हालांकि आगे लिखे हुए भी होंगे, पीपीटी पे भी होंगे, मैं और बता देता हूं। पर मैं यूं ही समझाना चाहता था कि अपने पढ़े हैं यार, तो अपने को कितने याद है ये देख लेना भाई। आप सारे मट गया साइड में, अब उतार लेना, आप देख लेना आगे शायद इस पीपीटी में भी। उन्होंने धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया, इन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर बल दी। वो विदेशों में भी फैला, ये विदेशों में नहीं फैला। महिलाएं क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी, यहां पर जुड़ी है। इनमें विचारधारा का अभाव है, ये समाजवादी विचारधारा से प्रेरित है। इतना ही भाई लिखा हुआ, आगे नहीं लिखा हुआ। तो मैंने ज्यादा पॉइंट बता दिए, इस पे ज्यादा पॉइंट आपके नहीं लिखे हुए थे। तो आप ये भी याद करना, ये हमने क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ लिए, दोनों क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ लिया हमने। प्रथम पहले पढ़ लिया था, ये सेकंड पढ़ लिया, उनमें अंतर देख लिए, इनका महत्व देख लिया। अब हम कल साम्यवादी आंदोलन पढ़ेंगे, आगे फिर किसान आंदोलन, दलित आंदोलन, जितने भी और बातें वो भी हम देखेंगे। चलिए, थैंक यू।